Students, today we'll continue with the want of factor। तो हमने लास्ट वीडियो में want of factor को डिस्कस किया था। देखो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, तो इसके रिगार्डिंग हमें 2-3 वीडियोस में डिस्कस करना पड़ेगा। एक ही वीडियो में ये पूरा डिस्कस नहीं हो पाएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेंथी वीडियो और वो फिर समझ नहीं आता है। तो देखो अभी आपको इस वीडियो में जो हमने लास्ट में किया था थोड़ा उससे आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले थोड़ा आपको अब आइडिया हो गया होगा कि वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ कहाँ करना है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ हो। अब आपको अगर नहीं भी पता है कि इलेक्ट्रोलाइट वो है या नहीं है, बिकॉज वी कांट क्लेम कि ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि न्यूमेरिकल के अंदर ये जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। कुछ एक कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे वो बोलते हैं आयोनाइजेशन हो रही है, मींस आयोनाइज हो रहा है, मींस टूट रहा है आयोन्स में। तो कौन टूटता है? इलेक्ट्रोलाइट। अगर वहाँ आ रहा है दैट दिस सोल्यूट इज आयोनाइजेबल और इट इज़ डिसोशिएटिंग, अब डिसोशिएट मीन्स टूटना, तो वो भी क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर वो वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ हो रहा है। अब देखो मैं सिंपली एक बार इसको समझाता हूँ, क्वेश्चन को दोबारा से। वांट ऑफ फैक्टर क्या था? डेफिनेशन शो करते हैं इसको आई से। इट इज़ द रेशो ऑफ द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो डेफिनेशन अगर आती है तो आप यही लिखोगे, इट इज़ द रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, कैसे? देखो दोबारा देख लेते हैं। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल कि आपने 2 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया किसके अंदर? वाटर के अंदर। कितने? 500 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया। 2 ग्राम NaCl इन 500 ग्राम वाटर डिज़ोल्व किया। और जो आपने लैब में ऑब्जर्व किया, लैब में जो आप मैं कह देता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो नोट किया वो आया आपका 1.87। ठीक, डिप्रेशन इतना आया, मीन्स आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1.87 आ गया। अब ये बताओ कि इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? आपको क्या निकालना है कि इसका आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, आपके पास एक दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये कहाँ पर है? लैब में। ये लैब में मीन्स आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इन द लैब वी विल ऑब्जर्व। तो आपने देखा कि आपने किया तो कितना आया? आई क्या हो? डेल्टा कितना आ गया है? 1.87। ये आया है लैब के अंदर। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। तो कैसे करते हैं कैलकुलेट? बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला। एंड यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब इसको निकालो आप, डेल्टा KF की वैल्यू 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? 2 डिवाइड बाय NaCl का मोलर मास 58.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 500 विच इज द मास ऑफ वाटर। जो ये TF आया ये कैसा आया हुआ है? कैलकुलेटेड। जो वैल्यू यहाँ आएगी, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट हम सपोज कि ये वैल्यू आ जाती है 0.94। तो देखो यहाँ पर क्या आया, इसको डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली आएगा 2। इससे मालूम चल जाएगा कि आई का मतलब क्या हुआ, वो उस सोल्यूट का 1 मोल कितने पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। और NaCl कितनी आई वैल्यू? 2। इसका मतलब NaCl यहाँ पर टूट रहा है 2 पार्ट्स में, Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक, तो इस तरीके से आप वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हो।
एक तरफ आपको एक डेल्टा टी एफ दिया हुआ होगा, वो होगा ऑब्जर्व्ड का, और बाय द यूज ऑफ द स्टेटमेंट यू विल कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उनको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा रेशो ऑफ द ऑब्जर्व्ड ओवर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ऐसे ही देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये आपको नोट्स में दिया होगा। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, देखो यहाँ पर भी सेम आया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ, लेकिन यहाँ सोल्यूट चेंज है, 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 जिसका मोलर मास दिया हुआ है Na2SO4 का 142, ना भी दिया हो तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर में आपने 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 को डिजोल्व किया। अज्यूमिंग Na2SO4 अंडरगोस कंप्लीट आयोनाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आपके पास आ सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए। अज्यूमिंग Na2SO4 undergoes complete ionization means completely dissociating, complete ionization, इसमें आई को कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी इशू नहीं है, सबसे एंट्री लेवल का क्वेश्चन है और यही आने की उम्मीद है। ऑल तो जो इससे आगे हम वो डिस्कस करते हैं इसके बाद, ये मैं इस लेवल का ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार इस वर्ड को, कंप्लीट आयोनाइजेशन या कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रही है एंड KF की वैल्यू 1.86 होती ही है वाटर के लिए, अभी किया था वो फिक्स है 1.86। ठीक है, आपको निकालना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो सिंपल सी चीज़, आपको यहाँ पर अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। वी नो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। अब देखो ये एक्चुअल में I की वैल्यू पहले भी थी, हमने इस जब किए थे न्यूमेरिकल वॉन्ट ऑफ फैक्टर से पहले कभी I का यूज़ नहीं किया, लेकिन वो तब भी कर सकते थे। लेकिन होता क्या, मान लो आपने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6, तो क्या वाटर में डिज़ोल्व करके ग्लूकोज टूट रहा है, कहीं नहीं टूट रहा है। वो मीन्स इसके 1 मोल पार्टिकल C6H12O6 ही रहेंगे, ये कार्बन में, हाइड्रोजन में या ऑक्सीजन में टूटेगा नहीं। तो उसके लिए I की वैल्यू 1 ही रहनी थी, तो हम इसलिए वहाँ पर I का यूज़ नहीं करते थे। करोगे भी तो I की वैल्यू 1 आएगी, मीन्स जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके मोल नहीं टूटेंगे। मान लो कि आपने ले लिया सुक्रोज, तो सुक्रोज रहेगा C12H22O11, वो कहीं ब्रेक नहीं होगा, तो I की वैल्यू 1 रहेगी, वो वहाँ पुट कर देनी थी। बट यहाँ पर इसने बोल दिया कंप्लीट आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन वर्ड से क्लियर हो गया कि यहाँ क्या यूज़ करना है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अब I की वैल्यू क्या है, यहाँ निकालनी है I की वैल्यू। खुद देखो आपके पास क्या दिया हुआ है सोल्यूट, Na2SO4, ये किस में ब्रेक होगा, 2 Na पॉजिटिव में और एक SO4 2 नेगेटिव में, तो 2 Na 1 SO4, कितने पार्टिकल 3, यानी कि यहाँ पर I की वैल्यू 3 पुट करनी है आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा TF कैसे निकलेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 3 इंटू KF 1.86 इंटू मोलैलिटी, तो गिवन मास क्या है 2 ग्राम, मोलर मास कितना है 142 इंटू मास ऑफ वाटर 50 ग्राम, ग्राम में है तो ऊपर 1000, और ये आपको डेल्टा TF मिल गया। ये डिप्रेशन आया। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लो वैल्यू आती है आपकी यहाँ पर 1.5, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, वो होगा -1.5, क्योंकि डिप्रेशन इतना आया है, कितना हो गया वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पहले 0 था तो उसमें 0 से भी 1.5 चला गया नीचे, तो कितना आ गया -1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अब एक चीज़ और समझो, देखो यहाँ पर समझना क्या है, अगर मैं इस I की वैल्यू पुट ना करता तो डेल्टा TF क्या है, 3 टाइम्स कम वैल्यू आती, तो आता ये वैल्यू 0.5। अब मैंने यहाँ 3 यूज़ कर दिया
तो वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ गई। वो क्यों? क्योंकि ये एक पार्टिकल जो पहले एक था वो अब 3 पार्टिकल्स में टूट चुका है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल में टूटेगा उतनी ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे भेज देना। मैं नेक्स्ट जो अभी आपका सेशन स्टार्ट होगा जूम पर डाउट के लिए, उसमें वो क्वेश्चंस को ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है। ये आपका एंट्री लेवल तो हो गया वो ऑन टॉप फैक्टर का, और आई होप कि इसी में ही आपका बोर्ड लेवल क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी एक लेवल और चलना पड़ेगा आगे। देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो 50% टूट रहा हो, जैसे हमने बात की थी कोलरश लॉ में कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं, कुछ एक स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो वीक होंगे वो बहुत कम टूटेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले ज़्यादा टूट जाएंगे। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वाले 100% ही टूट रहे हों, 90% वाले को भी स्ट्रॉन्ग ही कहा जाएगा, बट 10% नहीं टूटे। अब मान लो आपने 10% का मतलब क्या हुआ, अगर 10 मोल थे तो 9 ही टूटे, 1 मोल तो नहीं टूटा, तो वो आपके पास जो है फिर आई की वैल्यू कंप्लीट वो नहीं आएगी, कुछ और आएगी। तो उसके रिगार्डिंग हमें करना है आज। अगर डिसोसिएशन हो रही है और वो कंप्लीट नहीं है तो उस केस में आपको आई को कैसे फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो कर लेना। ठीक, ऑल्दो बुक्स में जो दिया फॉर्मूला है वो आपको क्रैम करना पड़ेगा और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि भूल सकते हैं वो यहाँ वहाँ करके। तो बेस्ट चीज़ है आप जो मैं करवा रहा हूँ, जब भी न्यूमेरिकल करो और अगर आपको इनकम्प्लीट दिया हुआ है वहाँ पर आयोनाइजेशन, तो आप सबसे पहले वहाँ पर उससे निकाल लो। मान लो कहता है कि 50% आयोनाइजेशन हो रही है, या फिर आई दिया हुआ हो, मीन्स आई की वैल्यू दी हुई हो और पूछ ले बताओ कितने % डिसोसिएशन हो रहा है, ये पूछ सकता है। वो उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आई की वैल्यू इतनी आई है, बताओ कितना हुआ डिसोसिएशन। तो उस इन सब के क्वेश्चन से पहले एक बेसिक चीज़ हम समझ लेते हैं कि जब डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो रहा हो तो वॉन टॉप फैक्टर को कैसे डिटरमाइन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलो समझना। यहाँ मान लो आपके पास ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आ गया CH3COOH, इथेनोइक एसिड वीक है, इट विल ब्रेक इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सपोज जब हमने स्टार्ट किया इसका 1 मोल था, ये 0 मोल, ये 0 मोल। ठीक, और जब आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नोट करना स्टार्ट किया, ये बन गया था अल्फ़ा, ये बना अल्फ़ा, मीन्स मे बी कि 1 मोल में से 0.1 मोल टूट गया, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, मीन्स है तो 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 से ऊपर तो पॉसिबल है नहीं। अब क्योंकि कंप्लीट नहीं है तो 1 लेस देन 1 ही होगी, क्योंकि 1 मोल तो है ही है, तो 0.8 टूट गया, 0.5 टूट गया, इस तरीके से। ठीक, अब देखो इसमें आप 1 का मतलब बच्चे सोच लेते हैं कि 1 मोल नहीं कहा है मैंने, 1 मोल कहा है, 1 मोलिक्यूल नहीं 1 मोल कहा है। तो 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इतने सारे मोलिक्यूल में से अब कितने टूट रहे हैं, वो अल्फ़ा है। जो बाकी बचेंगे, ज़रा देखो ध्यान देना आप, अगर ये एक ही है, जब ये एक टूटेगा कितने बनेंगे, 2, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो यानी कि इसके एक टूटने पर एक ये और एक ये बना, इसका मतलब ये कितना कम हुआ, 1 माइनस अल्फ़ा। मीन्स इसको जरा देखो समझना आप थोड़ा, और मैं इसको सिंपल वे में ले लेता हूँ। CH3COOH इज इक्वल टू CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मान लो ये शुरुआत में थे कितने 10, ये कितना है 0, ये कितना है 0। ठीक, अगर ये 5 बने तो ये 5 ही बनेंगे। अब देखो ये 5 और 5 किससे बने, जब ये टूटे, जब ये 5 टूटेंगे तो ये भी 5 बनेगा, ये 5 बनेगा, तो इसका मतलब ही कितना कम हुआ 10 माइनस 5। क्योंकि अगर ये मान लो ये 5 टूटेंगे तो कितने बनेंगे, 5 CH3CO 5H पॉजिटिव, ये बने। इसी तरीके से ये हमने माइनस कर दिया 10 माइनस 5। ठीक, बचा हुआ। तो ये आपके पास अल्फ़ा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना टूट रहा है, 1 मोल में से कितना पार्ट टूटा। अगर यहाँ 1 और 1 आ जाता तो इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती। ठीक,
अब देखो आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आई की वैल्यू होगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने हैं देखो जरा ध्यान देना। मान लो आपके पास बीकर था, ठीक है, इसमें 10 पार्टिकल्स थे किसके, CH3COOH के, ठीक। अब इसमें से 5 टूट गए तो 5 क्या बन गए, CH3CO नेगेटिव, 5 ही क्या बने, H पॉजिटिव, और 5 क्या बच गए, CH3COOH जो नहीं टूटे। तो जो नहीं टूटे वो भी तो बचे हुए हैं, काउंट करने पड़ेंगे टोटल नंबर, क्योंकि बीकर में ही तो हैं, कहीं बाहर तो नहीं गए। तो रिएक्शन में जो बचे हुए हैं प्लस जो बन गए, ये क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय द पार्टिकल्स टेकन इनिशियली, वो 1 ही है, 1 का 1 है या कोई इशू नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जितने पार्टिकल्स हैं इन सबको जोड़ दो। तो इसमें से ये कर दिया तो क्या हुआ, I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो अब I की वैल्यू या अल्फ़ा की वैल्यू, दोनों में से एक चीज़ दी होगी, दूसरी आपको निकालनी होगी। अल्फ़ा क्या हुआ यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, ठीक। आई अब देखो जरा ध्यान देना, मान लो मैं सिंपल वे में लेता हूँ, ये 10 थे, ये 0 0। अब मान लो ये बन गए 5, ये बने 5, ये कितने रह गए, 10 माइनस 5, ये कट गया, कितने आ गए आपके पास, 15। तो आई की देखो वैल्यू कितनी आएगी, 10 15 डिवाइड बाय कितने लिए थे आपने 10, तो कितनी वैल्यू आई 1.5। तो दिखा रहा है 1.5 आई की वैल्यू आ गई। और अगर अब देखो मैं प्रूव कर देता हूँ, अगर ये सारे के सारे टूट गए तो वैल्यू कैसे आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि ये टूट रहा है 2 में, ये 10 था, ये 0, ये 0, मीन से मान लो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीट। तो 10 ये बनेंगे, 10 ये बनेंगे, कितना होगा 0, ये रहा ही नहीं। तो 10 ये बने, 10 ये बने, हाउ मेनी टोटल आर देयर, आई की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने ओवर 10 प्लस 10 20, कितने लिए इनिशियली 10, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हुई तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 and 1 2 पार्टिकल बन रहे हैं। इसी को मैं एक और एग्जांपल से लेता हूँ, जरा समझना देखो, क्योंकि आपके पास ये आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल MgCl2, अब MgCl2 अगर ब्रेक होगा तो किस में होगा, Mg2 पॉजिटिव में, और Cl नेगेटिव, कितने बनेंगे Cl2। फॉर एग्जांपल शुरुआत में ये 1 था तो ये 0 और ये 0, अब डिसोसिएशन हुई, ये अल्फ़ा बना, कितना बनेगा 2 अल्फ़ा। अब देखो इसका एक अल्फ़ा टूटने पर इसका एक और इसके 2 अल्फ़ा बनेंगे तो कम कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आप इसको इससे कम कर दो, 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। और अगर कहीं आई दिया हुआ है इस केस में तो फिर आप अल्फ़ा निकाल सकते हो, 1 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू मान लो दी हुई है इन्होंने इस केस के लिए 2.5, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक, डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से अल्फ़ा भी निकल सकता है अगर आई की वैल्यू दी हुई हो। अगर आप सभी क्वेश्चन जो नोट्स में दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने ट्राई करते हो तो आपके वन ऑफ के जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। और ये बेस्ट टाइम है जब आपके पास अभी टाइम है, क्विक क्वेश्चंस को आप आराम से बैठकर कर सकते हो, घर पे बैठ करके आराम से तैयारी कर सकते हो। एक बार आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं उसके बाद पेपर वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल आ जाएगी, देन आपको टाइम नहीं मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आप वन ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चंस को अब तरीके से आराम से करना स्टार्ट कर दो, ठीक। तो हमने देखो अब डिस्कस किया कि किस तरीके से आपको वांट ऑफ का यूज़ करना है क्वेश्चंस के अंदर। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जहां पर हमें वांट ऑफ को कैलकुलेट ही करना पड़े, ठीक। अब देखते हैं वांट ऑफ को डिराइव करना है
इस टाइप का कोई क्वेश्चन, अब हमें देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन हो अब हम उसको सोल्व कर सकते हैं। चलो ये रहा भाई, तो इसमें तो एसोसिएशन हो रही है। अभी मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन ही लूँगा, एसोसिएशन के क्वेश्चन इसके बाद लूँगा कि कैसे पार्टिकल्स जुड़ सकते हैं, उस वाले क्वेश्चन। चलो भाई ये रहा क्वेश्चन। आई थिंक हमने पहले ये शायद किया था, नहीं किया था। 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड इसने दिया हुआ है फॉर्मूला, बट ना भी दिया हो तो देखो भाई ये है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अब ट्राईक्लोरो का मतलब कैसे बनेगा, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम वो हाइड्रोजन जो जुड़ा है कार्बन से उसको रिप्लेस करते रहेंगे और जो कहा है उसे ऐड करते रहेंगे। यहाँ के क्लोरो, ट्राईक्लोरो, इसका मतलब 3H को 3Cl से रिप्लेस कर दिया, CCl3COH। ठीक, ये हुआ आपका ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन क्या है, 1 मोलल, ये कितना दिया हुआ है आपको ट्राईक्लोरो एसिड, 1 मोलल स्मॉल m, 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, जो भी है इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब 100 नहीं होगा क्योंकि ये सोल्यूशन है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का। द सोल्यूशन हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, दिया हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, दैट इज 100.18 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। डिटरमाइन द वॉन्ट ऑफ फैक्टर, अब आपको देखो आई की वैल्यू निकालनी है यहाँ, जरा समझ जाना। और के बी दिया हुआ है, के बी इज 0.512 दिया हुआ है। अब आपको आई निकालना है यहाँ पर, देखो जरा ध्यान देना, ये इस टाइप का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जहाँ पर आई को निकालना है। आई का मतलब क्या होता है ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके फार्मूला होगा ऑब्जर्व्ड, मैं इसको यहाँ सिंपल ओ भी कर रहा हूँ, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसने क्या कहा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, देखो जब इन्होंने ये दे दी है इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जर्व्ड है, क्योंकि जो बाकी आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनका यूज़ करके क्या निकालोगे आप, कैलकुलेटेड, क्योंकि कैलकुलेटेड नहीं देंगे वो तो आप जब स्टेटमेंट दे दी है उनका यूज़ करके निकाल लोगे। तो ऊपर कौन सी होगी, ये दी हुई है, ये कौन सी है, ऑब्जर्व्ड। अब ये 100.18 नहीं है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना डिफरेंस आया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से, तो डिफरेंस आया हुआ, देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना होता है 100, तो यहाँ कितना आया 100.18, यानी कि 1.18 इज द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, उसके बाद कैलकुलेटेड वो निकालनी पड़ेगी आपको, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी को यहाँ पर दी हुई है 1 मोलल जब बोल दिया है तो ये इसकी मोलैलिटी दे दी है। आपका आधा क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर दिया है, मोलैलिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो KB की वैल्यू है वही क्या आ गई, मोलैलिटी की वैल्यू। देखो क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, तो डेल्टा TB निकालना है, KB कितना है 0.512, मोलैलिटी 1 है, तो TB तो यानी कि कैलकुलेट कितनी आ गई 0.512। जो भी आप इसको अब करोगे वैल्यू आएगी, दैट विल द वैल्यू ऑफ आई, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू वो आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, और आज मैं अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसको आई विल ट्राई कि इसका आज मैं केवल इसकी डेरिवेशन कर देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे काउंट करेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे, और इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं कल स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि 2 कंसेप्ट एक साथ हो जाएं और समझ ना आए, उससे बेटर है कि सिंगल कंसेप्ट को करें। लेकिन आज कैसे इसका मतलब क्या एसोसिएशन है, कहाँ इसका रोल आएगा और किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करना है वो कर लेते हैं। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये हम कर चुके हैं, ठीक, लेकिन अब एक नया स्टार्ट करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन।
ध्यान देना, कुछ एक हैं जैसे कि एसिटिक एसिड भी है और फिनॉल है, कुछ एक ऐसे सॉल्यूट्स हैं जो किन्हीं स्पेसिफिक सॉल्वेंट में जाकर के ना 2 पार्टिकल से 1 बन जाएगा। अब खुद सोचो, पहले क्या हो रहा था, 1 पार्टिकल से 2, 3, 4, 5 बन रहे थे, यहाँ पर 1 मोल्स, वहाँ 2 मोल से 1 मोल बनेगा, तो क्या हो जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी और आई की वैल्यू भी यहाँ लेस देन 1 आएगी, क्योंकि एक पार्टिकल मीन्स 2 पार्टिकल अगर जुड़ करके 1 बना तो कितना, आई की वैल्यू क्या, हाफ आ गई। अगर 4 से 2 बना तो आई आ गई। यहाँ पर आपके पास कोलिगेटिव आई की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगी, क्योंकि 2 पार्टिकल 1 बन रहे हैं, यानी कि हाफ आ गई वहाँ पर। तो ठीक, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती कहाँ पर है पहले देख लेते हैं, और उसमें क्या कुछ टर्म्स होती हैं यूज़। जैसे हमने बात की थी CH3COH की, ये टूटता है, सही बात है टूटता है, लेकिन कब, जब हम इसे डिसॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर, इन द वाटर it will act like a acid and there in the means we know what is acid, जो वाटर में जाके टूट जाता है H पॉजिटिव में। लेकिन अगर इसे हम बेंजीन में लें, क्योंकि बेंजीन कैसा है, एक नॉन पोलर सोलवेंट, वाटर जैसा नहीं है, नॉन पोलर है, और ये उसमें नहीं जाकर के डिसॉल्व होगा, टूटेगा नहीं। वहाँ क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके 1 बन जाएंगे। दिखाता हूँ मैं कैसे, ये तो जस्ट फॉर्मूला है, कैसे जुड़ेंगे, ये बन जाएगा 1। कैसे देखो, इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसे बनेगी CO, ठीक है। देखो थोड़ा सा आप इसको ऐसे ले लो, ये आपने पढ़ा होगा, देखो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं COH की, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। तो इसको आप चाहो थोड़ा सा जैसे बुक में दिया है तो ऐसे दिया होगा, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये 1 है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा ही होगा, और देखो क्या होगा, इस O और इसके H के बीच में H बॉन्डिंग, इसके बीच में H बॉन्डिंग, तो 2 एसिटिक एसिड के बीच में क्या बन गई, H बॉन्डिंग। लेकिन कब बनेगी, जब एक इसमें होगा बेंजीन में, वाटर में नहीं है, मतलब उस केस में आपके 2 ये जो एसिटिक एसिड है, यहाँ एक नाम और भी है फिनॉल, ये आप कर चुके हो वैसे +1 में, व्हाट इज़ फिनॉल, जब बेंजीन के ऊपर OH लगता है, ठीक। ये बेंजीन और फिनॉल, सॉरी, ये एसिटिक एसिड और फिनॉल जब हम बेंजीन में लेते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, और जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो उसे बोलते हैं डाइमर। डाइमर मीन्स 2, अगर ट्राइमर बोलता तो 3 जुड़ के 1 बनता। तो हमें आपके पास सिलेबस में डाइमर तक ही आएगा, तो वहीं तक ध्यान रखो कि 2 पार्टिकल जुड़ करके जब 1 बन जाते हैं उसे डाइमर बोलते हैं। एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स या फिनॉल के भी 2 मॉलिक्यूल्स आपस में डाइमराइज बनाएंगे, एंड विच बॉन्ड विल बी बिटवीन द 2 डाइमर्स, बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ डाइमर, दैट विल बी H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा डाइमर के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये तो हुई प्रोसेस की डाइमराइजेशन होती है, और कब आपकी एसोसिएशन होती है, और उसका क्या रोल हुआ, उसका रोल ये हुआ कि आपके पार्टिकल जो है वो अब कम हो गए। जहाँ पहले ये 2 मोल था तो ये अब 1 मोल बन गया। अगर यहाँ पे पार्टिकल होते 1000 तो बन जाते 500, ठीक। तो एक तो ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे काउंट करना है, मीन्स कैसे फॉर्मूला बनाना है, और वो वाला कि जो आपको क्रैम ना करना पड़े और बड़े आराम से याद हो जाए, ठीक। देखो इसको 1 ही लो, अगर आपको इजी वे में करना है इसको 1 ही लो, ठीक है। मान लो आपके पास पहले ये 1 था तो ये बना ही नहीं, ये कितना हो गया 0। अब सपोज करो, देखो अगर ये बनता है, मीन्स इसमें से अगर अल्फ़ा कम हो गया, मीन्स मान लो ये आपके पास, सपोज करो, दोबारा लेता हूँ मैं तरीके से, और CH3COH हैं, सारे नहीं टूट रहे हैं, मैं तब मान रहा हूँ, ठीक है। और ये बना है CH3COH2। मान लो पहले ये 1 की बजाय मैं मानता हूँ कि 100 थे, शुरुआत में कितने थे 10 मानता हूँ, 10 थे, ये 0 बने, ठीक। इसके बाद अगर ये 4 कम हो गए, कितने कम हुए 4,
10-4। तो इनके 4 कम होने से कितना बनेगा, 2 ही तो बनेंगे, क्योंकि 2 अगर ये 4 कम हुए तो वो 4 आपस में जुड़कर कितने बनाएंगे, 2। तो यानी कि यही बात यहाँ पर करने वाली है, क्योंकि समझ नहीं आता कई बार हमें ये क्यों किया है ऐसे। अगर यहाँ से अल्फा कम हुए, वी डोंट नो अल्फा मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 वी डोंट नो, तो यहाँ कितना बनेगा अल्फा बाय 2, क्योंकि इसका एक अल्फा वहाँ जाके हाफ हो जाएगा। इसका मतलब आप आई की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने टोटल, ये जो बचे हुए हैं प्लस जो बने हैं वो कितने हैं, अल्फा बाय 2। इसको देखो अब ये 1 ये हाफ, तो कितना रह जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। इसको फर्दर आप एलसीएम वगैरह से सोल्व करोगे तो आई इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब आई की वैल्यू यहाँ आ गई और इसी से ही आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक, तो ये हमारा आज हमने एसोसिएशन कैसे होती है उसको भी डिस्कस कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर का जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेंगे कि एसोसिएशन होती है तो कैसे पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर उसका क्या असर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।